जय हिंद दोस्तों तालिबान अभी सरकार तक ढंग से नहीं बना पाया है। इंटरिम गवर्नमेंट के नाम पे जिस तरीके से एक खून खराबा तक हो गया, मुल्ला ब्रदर को गोली लग गई और पाकिस्तान की उसमें हॉस्पिटल में इलाज करवाने चले गए, और जिस तरीके से पाकिस्तान अपना गंदा खेल खेल रहा है, वहाँ पर तालिबान ने एक बड़ी ज़बरदस्त घोषणा की, और वो भी घोषणा की इजराइल को लेकर। मज़ा आ गया, और उन्होंने ये कहा कि हम इजराइल को कभी समर्थन नहीं देंगे। बस इसी के ऊपर डिस्कशन करना है, लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप आप या आपके बच्चे 9-10 तक, आप जो देखने वाला स्टूडेंट है या फिर आपके बच्चे, छोटे भाई बहन या कोई भी जो 9, 10, 11, 12 में हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करके यूपीएससी क्रैक कर सके, तो और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम चालू किया है। 9, 10, 11, 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके अंदर जो भी एनसीईआरटी आपके स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उस एनसीईआरटी को ही हम अपने लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। लेकिन इस एनसीईआरटी की अप्रोच जो है वो अलग होगी। वो जो अप्रोच है उसका सारा खेल है, इस अप्रोच को हम देखने वाले हैं, और ये अप्रोच आपकी इस बच्चे की इस तरीके से डेवलप की जाएगी ताकि जब वो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करे तो उसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और सबसे बड़ी बात, इस एनसीईआरटी के लिए हमारे को और कोई एनसीईआरटी अलग नहीं है, वही पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है। 1 घंटे की डेली क्लास होगी। फीस बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ की हमने फीस रखी है, ताकि हर बच्चा जो भी प्रतिभावान है, जो भी ये सोचता है कि वो आईएएस की तैयारी कर सकता है, आईएएस बन सकता है, वो हमसे इसमें जुड़ सकता है। इन 2 नंबर्स पे आप हमसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे भी होगा हम आपसे आगे फ़ोन पर आप हमारे से जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों, इजराइल के बारे में तालिबान का कहना यह है कि वो तालिबान जो है वो इजराइल को कभी भी कोई मान्यता नहीं देंगे, और इस तरीके से तालिबान भी अपने बहुत सारे बरादर मुल्कों के अंदर लाइन में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क है, बाकी जितने भी तालिबान के बरादर मुल्क हैं जिनकी लाइन में जाकर तालिबान खड़ा हुआ है, वो सब मान्यता प्राप्त देश हैं, और अभी तालिबान तिलमिला रहा है मान्यता लेने के लिए, दुनिया से रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए, दुनिया से मान्यता प्राप्त करने के लिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर इसके क्या मायने हैं कि तालिबान ने इजराइल को मान्यता नहीं देगा तो इजराइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या वैसे कौन सी पॉलिटिक्स खेल कर रही है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। असलियत में पहले अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो ये अफ़गानिस्तान है, और इस अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो अपना रूल इस्टेब्लिश कर चुका है। इधर ये पाकिस्तान ने भी इजराइल को मान्यता नहीं दे रखी, और इसी तरीके से ईरान ने भी, और बाकी कई सारे अरब कंट्रीज़ ने भी। लेकिन सवाल ये है, तालिबान से इजराइल कितनी दूर है? तो अगर आप देश काउंट करने लगें तो सीरिया से जाओगे या जॉर्डन से जाओगे तो 1, 2, 3, चौथा देश यानी 5वां देश पड़ेगा, या यूं कहें मतलब किसी को भी काउंट करेंगे तो अपने से, तो चौथा देश पड़ेगा इजराइल या तालिबान एक दूसरे के लिए। और ऐसी सिचुएशन में इजराइल को मान्यता ना देने के पीछे का कारण वही पैलेस्टीनियन इशू। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीनियन इशू है या कुछ और है? दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए, क्या इजराइल और फ़िलिस्तीन में वही दुश्मनी है जो शुरू से थी? तो आंसर है असलियत में कि इजराइल का एक दुश्मन हमास है। और क्या हमास को हर फ़िलिस्तीनी पसंद करता है? आंसर है नहीं। दूसरा, इजराइल का एक दुश्मन हिजबुल्लाह है, और ये दोनों दुनिया की नज़र में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चूहों की तरह हमला करते हैं, और जैसे ही इजराइल फोर्सेस आती हैं बिल में जाकर दुबक जाते हैं। असली पैलेस्टीनियन के मुद्दे को उठाने वाली PLA, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO, ठीक है, वो
ये मेन काम करती है। और अब फिलिस्तीन पीएलओ के नेताओं के इजराइल के साथ बातचीत करने के संकेत आ रहे हैं कि ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि दोनों के हित सुरक्षित हो सकें। और इस टाइम इजराइल के अंदर जो गवर्नमेंट है उसमें अब्राम नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास 20 सीटें हैं, वो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करती है और वो इस टाइम पर इजराइल की गवर्नमेंट का हिस्सा है। ऐसी सिचुएशन में, और इसके साथ साथ अगर इतना ही हो तो बात अलग है, कहीं ना कहीं यूएई जो है वो इजराइल को मान्यता दे चुका है और उसके साथ साथ ओमान से लेकर सऊदी अरेबिया से लेकर कुवैत से लेकर बहुत सारे देश सऊदी अरेबिया को मान्यता देने की लाइन में खड़े हुए हैं और इनकी कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हो चुकी है। तो सवाल ये है, तालिबान के मान्यता ना देने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा कहना यह है, पहले तालिबान खुद तो मान्यता ले ले। इस टाइम पर अगर तालिबान को दुनिया में किसी भी देश से सबसे बड़ी भीख मांगने की ज़रूरत है तो वो ये है कि हम अच्छे नागरिक बन के रहेंगे, दुनिया में मिलजुल कर रहेंगे, प्लीज़ हमारे देश को रिकॉग्निशन दे दो, हमसे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तालिबान की सरकार जो जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उस इंटरिम गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। अब ऐसी सिचुएशन में इस मामले में तालिबान इजराइल के इस मामले में बच के निकल सकता था, डिप्लोमेटिक आंसर दे सकता था, लेकिन ये तो आतंकवादी हैं जिन्होंने बातचीत करके मामले को सुधारना सीखा ही नहीं। जानवर और इंसान में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जानवर हमेशा सामने वाले को दुश्मन के तौर पे देखेगा, जैसे ही कोई अनजान होगा उससे दुश्मन के तौर पर देखेगा। बातचीत वो आपस में कर नहीं सकते, इसलिए अपने मामले सुलझाने का उनके पास एकमात्र तरीका जानवरों के पास क्या है? अटैक, और सामने वाले को मार दो, खतरा खत्म। तालिबानी भी वही जानवर हैं जिनसे इंसानियत की उम्मीद करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। शुरू में वो ढोंग कर रहे थे कि हाँ हम अच्छा बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो हमीद है, फैज़ हमीद, उसकी विज़िट से लेकर चाइना के दबाव से लेकर हर चीज़ के मामले में एक बात क्लियर हो गई कि तुम्हें अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें तभी सपोर्ट करेंगे जब आप अच्छा बनने की जगह पहले जैसे थे वैसे ही बन के रहोगे। हमारे लिए आप तभी कामयाब हैं, तभी फ़ायदे में रहेंगे। और यही रीज़न था कि तालिबान को इस टाइम पर अगर किसी दो देशों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है तो एक तो है वो चाइना, जिसने $35 मिलियन की सपोर्ट का डिक्लेयर कर दिया, और दूसरा है पाकिस्तान, जिसने अपनी कठपुतली सरकार यहाँ तालिबान के अंदर बिठा रखी है। और मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि तालिबान की पीठ पे हिजबुल्लाह को इस तरीके से बिठा रखा है कि तालिबान चाहकर भी हिल नहीं सकता, पाकिस्तान के चंगुल से निकल नहीं सकता। अब ऐसे में इजराइल को सीधी ललकार देने का मतलब क्या है? तालिबान को सीधी ललकार देने का मतलब ये है कि एक तरीके से टू प्रेशराइज द इस्लामिक वर्ल्ड, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को, इस्लामिक दुनिया के ऊपर दबाव डालना कि भैया हमें रिकॉग्निशन दो। हमें अगर रिकॉग्निशन नहीं दोगे इस्लाम के नाम पर तो क्या होगा? हम ही तो असली इस्लामिक लड़ाके हैं। इस्लाम के अंदर शरिया लॉ को लागू करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में एफर्ट कर रहा है वो हम ही तो हैं। और ये जो शरिया लॉ है ये नॉर्मली हर अनपढ़ जाहिल गवार इंसान के लिए एक मतलब डायलेमा है।
पढ़ा लिखा आदमी जो है शरिया लॉ के मॉडिफाइड फॉर्म को समझेगा और मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। लेकिन अनपढ़ गवार जाहिल इंसान क्या करेगा, उसको पता नहीं है कि शरिया लॉ क्या है, लेकिन शरिया क्योंकि इस्लाम से जुड़ा हुआ है इसलिए हम उस शरिया लॉ को मानेंगे। और मज़े की बात यह है, जैसे ही शरिया लॉ लगाने वाली तालिबानी सरकार आई, भाई सीधी सी बात है, प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मामला मैंने देखा और मेरे सुनकर होश उड़ गए कि 95 या 94% लोग चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में शरिया लॉ लागू हो। ठीक है, उसमें औरतें बच्चे यानी 95% 96% में औरतें बच्चे सभी आ गए जो ये चाहते हैं कि शरिया लॉ लागू हो। अब सवाल ये है, जब शरिया लॉ लागू करने वाली सरकार आ गई तो तुम लोग भाग क्यों रहे हो, रिफ्यूजी क्यों बन रहे हो? या तो प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट थी वो गलत थी, या फिर ये लोग समझ ही नहीं पाए, या इनमें कुछ वो बात नहीं बन रही कि शरिया लॉ कौन से वाला। और मजे की बात, जिन देशों में ये लोग भाग रहे हैं वहां जाकर, अब ये ज्यादातर किस में जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, वहां पर अब जाएंगे और जाकर फिर दोबारा डिमांड करेंगे कि शरिया लॉ दे दो। व्हाट द हेल इज दिस यार। अब खैर तालिबान जो है वो कहेगा नाम क्या, शरिया लॉ के नाम पर, ये इस्लाम के नाम पर स्थापित हुआ, शरिया लॉ लागू कराने की बात कर रहा है। और मजे की बात, क्योंकि तालिबान शरिया लॉ लागू करने की बात कर रहा है, इसकी वजह से ये खासकर अरब कंट्रीज जो अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं और दुनिया के टैलेंट को अपने देशों में बुला रहे हैं कि भैया आओ हर हमारे यहाँ आके काम करो, टेक्नोलॉजी डेवलप करो और सब चीज़ें हम भी करेंगे तुम भी करो। यहाँ अगर दुनिया के दूसरे देशों से टैलेंट पूल को कॉल करना है तो वो मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी के अंदर खुले विचारों में लिबरल वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब वो अगर इन अरब कंट्रीज में जाएंगे तो क्या जाके थूकेंगे भी? कोई नहीं थूकेगा। कारण उसका ये है क्योंकि अगर यहां पर ये भाई मेरे से अगर कोई कहे कि मैं एक ऐसी कंट्री में जाकर रहूंगा, तो मैं एक ऐसी कंट्री में जाकर रहना पसंद करूंगा जहां लिबरल सोसाइटी हो, जहां पर किसी औरत को केवल इसलिए गोली ना मार दी जाए कि उसने बुर्का नहीं पहना। भैया मेरे घर के अंदर सबको पूरा अधिकार है, जैसे रहना चाहे वो रहे, और मैं वहीं जाकर रहना पसंद करूंगा जहां पर उसके उस अधिकार का सम्मान हो। कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला, तिलक वाला, तराजू वाला, क्रॉस वाला आके ये ना बताए कि इस घर की महिलाओं को ऐसे रहना है, और तूने अगर दाढ़ी रखी, मूछ नहीं रखी, मूछ रखी, दाढ़ी नहीं रखी तो हम तुझे मार डालेंगे। मैं तिलक लगाऊं या ना लगाऊं वो मेरी इच्छा है। कोई गधा उल्लू का पठा आके मुझे नहीं कहेगा कि तूने अगर ऐसा नहीं किया तो हम तेरे को मार डालेंगे। मैं इस तरीके का समर्थक हूं, मैं इस तरीके की सोसाइटी का समर्थक हूं। तो मैं ऐसी सोसाइटी में जाकर बिल्कुल रहना पसंद नहीं करूंगा जहां पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो और मेरे ऊपर बोझ डालने की कोशिश कर रहे हों। और ऐसे में दुनिया का मैक्सिमम टेक्नोक्रेट, मैक्सिमम पढ़ा लिखा समाज ऐसा ही है। अब यहां तालिबान ने ये गेम खेलकर इजराइल को दुश्मन बताकर, इजराइल को दुश्मन क्लेम करके, जो अनपढ़ जाहिल वाली जो कम्युनिटी है, कॉमन मासेस हैं, अनपढ़ जाहिल फैले पड़े हैं, शरिया के नाम पे तालियां बजा रहे हैं। अपने घर की औरतों को 12 साल की बच्चों को जब ये तालिबानी उठा के ले जाएंगे तब पता लगेगी दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हाँ, घुटन महसूस होती है ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस में। आप खुश हैं क्योंकि आज़ादी है, आप खुश हैं क्योंकि आज़ादी है। अगर किसी इंसान को किसी ने गलत किया तो कोर्ट ऑफ लॉ है, उसको सज़ा दे रहा है, उसको सज़ा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, आवाज़ उठाने की परमिशन है, गोली नहीं मार दी जाती प्रोटेस्टर्स के ऊपर जैसे तालिबान कर रहा है। लेकिन तालिबान ने जो गेम खेली है वो यही तो है, कॉमन मासेस को भड़का दिया। अब कॉमन मासेस जो हैं अपनी इन अरब सरकारों के ऊपर, ईरान के अंदर या जहां भी कोई मुस्लिम गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगी कि तालिबान अब हमारा योद्धा इजराइल से लड़ने के लिए एक और योद्धा तैयार हो गया है।
इसलिए तालिबान को सपोर्ट करो और इस तरीके से इन देशों के अंदर डर फैल जाएगा तालिबान के इन्फ्लुएंस का, तालिबान के कट्टरवाद का, और उस तालिबान के कट्टरवाद का सीधा सीधा असर होगा क्या? उस तालिबान के कट्टरवाद का सीधा सीधा असर यह होगा कि हर देश की सरकार दबाव में आएगी उसको रिकॉग्निशन देने के। क्या तालिबान इजराइल का कुछ उखाड़ सकता है? भैया मान्यता खुद को तो मिली नहीं हुई, और दूसरी बात पैसे की, रुपए का मोहताज है। इंडिया ने हज़ारों करोड़ रुपए लगा के जो प्रॉपर्टीज़ बनाई उन्हें कुछ चंद सिक्कों के अंदर नीलाम करने के लिए मजबूर है। कटोरा लेके चाइना के सामने बैठा हुआ है। पाकिस्तान जो है इसके सर पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान कौन सा अमीर है? वो खुद कंगाल है। ऐसी सिचुएशन के अंदर भाई FATF के सामने कटोरा लेके तो पाकिस्तान बैठा हुआ है। ईरान तालिबान जो है वो भी कह रहा है जी आओ और हमारे यहाँ के माइंस वगैरह निकाल लो और जाके हमें कुछ पैसे दे दो। भिड़ने चले हैं इजराइल से। इजराइल कौन? तालिबान कौन? चूहों की फौज। इजराइल कौन? घर में घुस के मारता है। मोसाद जैसी ऑर्गेनाइजेशन, अल्टीमेट लेवल का हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नतीजा ये कि तालिबान के चैलेंज से इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ ये है आपने अब एक देश को डिक्लेयर्ड फॉर्म में अपना दुश्मन बना लिया, घोषित रूप से अपना दुश्मन बना दिया। और घोषित रूप से अपना दुश्मन बनाने का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि आने वाले समय में अगर तालिबान के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन होगा, कैंपेन होगा, कोई भी ऑपरेशन होगा, कैंपेन होगा, तो इजराइल कम से कम अपने आप को पीछे कदम हटा के ये नहीं कहेगा छोड़ना यार, कहेगा अच्छा इसने मुझे रिकॉग्निशन नहीं दी, अभी बताता हूँ। बेफालतू के एक दुश्मनी पाल ली है, मोटी बुद्धि है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इजराइल का कुछ उखड़ना नहीं है, चूहों की फौज है, होना जाना कुछ है नहीं, एक पब्लिसिटी स्टंट था जिससे और कुछ होगा नहीं। बाकी जितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर दबाव पैदा हो जाएगा। आने वाले समय में क्या होता है वो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।